हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अगर जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सिविल कैरियर टेक को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें, और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये बीटेक का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में आता है। सेकेंड ईयर में AKTU यूनिवर्सिटी है। इसमें दोनों सेमेस्टर में, यानी कि कोई थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता है तो कोई फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ता है, बट पढ़नी सभी को पड़ती है ये सब्जेक्ट। ये इंजीनियरिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल और सिविल वाले पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है और ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि आप सोम शब्द नाम सुना होगा, तो वही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में हम सोम कहते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मीनिंग समझेंगे। जैसे कि वर्ड्स है स्ट्रेंथ, जैसे कि वर्ड्स जो स्ट्रेंथ है ये शो कर रहा है, यानी कि ताकत, कह सकते हैं मजबूती। और मजबूती किसकी? मटेरियल की। किसकी मजबूती? मटेरियल की। ओके, तो किसी भी मटेरियल को यूज करने से पहले उसकी हम स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं और करेंगे। जैसे कोई हमें अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, जैसे हमें रोड बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में जो मटेरियल्स यूज होते हैं, तो उन मटेरियल की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगी कि ये कितना लोड बियर कर पाएगी। ओके, अब जैसे मैकेनिकल में मशीन्स डिज़ाइन होती हैं, शाफ्ट डिज़ाइन होती है, तो मशीन्स को किस तरह से, किस उद्देश्य से या किस पर्पज़ से हमें डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा और कितना फोर्स लगा रही है, तो इसमें ये चीज़ें हम पता करते हैं। फोर्स है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें। तो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो वर्ड्स है, क्या ये जो वर्ड्स है मैकेनिक्स, पहले आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा होगा, बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से। और मैकेनिक्स जो है जिसे बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं इसे? यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या बोलते हैं इसे? यांत्रिकी। ओके, हिंदी में इसे यांत्रिकी बोलते हैं। और मैकेनिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड की गई है? एक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे आप बोलते हैं सो। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ लोड्स की। समझे? हम किसकी स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ लोड्स की। जबकि
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं इंटरनल इफेक्ट ऑन बॉडी। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी या इंटरनल इफेक्ट ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें जो स्टैटिक कंडीशंस जी होती हैं वो होती हैं समीशन एफ इजकल टू जीरो। समीशन एफ का मतलब क्या है, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है इक्वल होनी चाहिए जीरो के, राइट। इसमें स्टैटिक कंडीशन समीशन एफ इजकल टू जीरो, स्टैटिक कंडीशन, काइनेमेटिक कंडीशन और आपका डायनामिक। काइनेमेटिक्स में जैसे हम वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, इसकी स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी मूव है वी वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितने किलोमीटर का पाथ कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द लोड्स की स्टडी करते हैं, इसमें एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन ए बॉडी पर जो लोड बियर करती है तो उसकी स्टडी करते हैं। तो चलते हैं आगे, मूव करते हैं। अब कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स है उसको हम देख लेते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। बर्ड्स जो स्ट्रेस है, प्रतिबल यानी कि बल के विपरीत एक बल लग रहा होगा। जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे या फोर्स अप्लाई लोड लगा रहे होंगे किसी भी बॉडी पर, उसके जस्ट अपोजिट इंटरनली फोर्स लग रहा होगा, उसे कहते हैं हम प्रतिबल। ओके, स्ट्रेस क्या होती है, इसे सिग्मा से शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। स्ट्रेस जो होती है फोर्स अपॉन एरिया होती है, एफ अपॉन ए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये कोई एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है, राइट। तो इस पे क्या है, बोथ साइड से फोर्स लग रहा है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, मैंने एरिया ले लिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, जिस एरिया पर ये फोर्स लग रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जिस एरिया पर लग रहा है, जितने एरिया पर लग रहा है, जिससे जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस क्या है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये मान लीजिए, ओके, और ये कोई आपका क्या है, ये बॉक्स है। बॉक्स तो हम बोल रहे हैं, ये बॉक्स नहीं है, क्यूब है। क्या है, मैंने एक क्यूब लिया और इस क्यूब को मैंने क्या किया, इसका मैंने ये टॉप वाला एक एरिया मान लिया, जो मान लो हैचेस लाइन वाला, ये कौन कौन सा वाला, ये वाला, ये 4 कॉर्नर्स हैं। ये क्या, एक फेस है। जब मैं इस पर क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँगा, मैं क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, तो इस क्यूब के अंदर से इसी एरिया पर जिस, यानी कि इस ये जो एरिया होगा इसकी क्या है, कुछ ना कुछ एरिया होगा इसका, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। अब इस एरिया पर जो फोर्स लगाऊंगा तो इस बॉडी से क्या होगा, इस बॉडी से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा होगा। ओके, जैसे कि इस बॉडी क्या करेगी, इसमें से अपना अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर जनरेट करेगी।
अरे भाई, जैसे ऊपर से किसी के ऊपर आप प्रेशर डालते हो, प्रेशर लगाते हो, तो जिस उस बॉडी की तरफ से भी एक प्रेशर जनरेट होता है, तो वही स्ट्रेस होता है। वो होता है इंटरनल फोर्स होता है, यानी कि बॉडी से जो उस जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है अंदर से बॉडी से, तो वो से हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। मानो कि कोई ये वॉल है, और वॉल में आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, ये आपकी वॉल है, कोई दीवार है, इसको पुश कर रहे हो, तो ये दीवार क्यों टिकी हुई है, ये एक साथ गिर तो नहीं जाएगी, नहीं गिरेगी ना। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि इस दीवार की खुद की कुछ स्ट्रेंथ है, और जब आप इस पे प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, तो ये अपने इसके खुद के फोर्स से ये इसको रजिस्ट कर रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी बॉडी में जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, सॉरी स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या एक तरह से प्रेशर ही है, फोर प्रेशर एक तरह से क्या है, प्रेशर ही है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा फोर्स क्या होता है और स्ट्रेस क्या होती है। फोर्स और स्ट्रेस दोनों अलग हैं। स्ट्रेस जो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। जैसे आप एक थोड़ा सोचोगे, जैसे कहते हो ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ आज, यानी कि आपके ऊपर एक्सटर्नल कुछ ऐसा बातें हैं जो आपके ऊपर हैं, जिसकी वजह से आप अपने अंदर क्या कर रहे हो, स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो। तो वही क्या एक स्ट्रेस होता है। जनरल आपका ये एग्जाम्पल है, राइट। अब जो स्ट्रेस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है कि एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़न प्रतिबल, राइट। संपीड़न प्रतिबल। माना मैंने कोई एक बॉक्स लिया, मैंने ये कोई एक बॉक्स लिया, या मैं कह सकता हूँ एक एलिमेंट लिया, या कोई बार है। तो मैंने इस पे क्या है, बोथ साइड से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, पी, या फोर्स लगा रहा हूँ। बोथ साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। ये क्या है, बोथ साइड से क्या है, ये फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये बॉडी जो है ये क्या करेगी, कंप्रेस होगी, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, मिनिमाइज, सॉरी इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, तो उस केस में जो स्ट्रेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो होता है पी सी, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स होता है पर यूनिट एरिया पर, राइट। जैसे मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, इसमें क्या है, पर यूनिट जो एरिया है एच बार इस पर। अब इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि जो बॉडी जिस मटेरियल की बनी होती है, उसके पार्टिकल्स वो हैं कंप्रेस होकर के पास पास आ जाते हैं। जो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है एस आई यूनिट, जो होती है एस आई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। और अब हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की, कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेस होती क्या है, सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम जनरली तनन सामर्थ्य बोलते हैं। कोई बॉडी है, ये क्या हमारी बॉडी है, पिंड है,
जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, यानी कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसमें ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसे हम सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। जब टेंसाइल फोर्स जो लगता है पर यूनिट एरिया पर, तब हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। मान लो किसी स्टील बार को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो दोनों साइड से पकड़ के, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके इस जिस मटेरियल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, दूर भागते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। यानी कि टेंशन पोजीशन में होता है उसे उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। राइट। मान लो मैंने ये कोई ब्लॉक बना दिया है, तो इस पे क्या है, इस पे क्या है, इधर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है पी, ये क्या हो रहा है, खींच रहे हैं एक दूसरे, पुल हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी से। चाहे इसी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेस तो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं बात करूँगा किसकी, शियर स्ट्रेस की, कि शियर स्ट्रेस आखिर होती क्या है। ये है शियर स्ट्रेस, जिसे बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल जो है, कर्तन का मतलब क्या होता है, काटना। शियर का मतलब क्या है, काटना। जैसा कि आप इसमें इस फिगर में देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि ये है कर्तन फोर्स लगता है, इधर से और इधर से। यानी कि कोई एक ये बॉडी है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से एक ये फोर्स लग रहा है। राइट। तो ये फोर्स एस शियर फोर्स होगा, ये भी शियर फोर्स है। तो जिस एरिया पर लग रहा है, पर यूनिट एरिया पर शियर फोर्स, ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इधर पुश करने की कोशिश करेगा, तो ये इधर पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मटेरियल से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से कटने की कोशिश करेगा। क्यों भाई, जब कटेगा ना, कटने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो इसे बोलते हैं हम शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, और वो साइड्स में लगते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स। जैसे एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ, कि जैसे आप नाइफ है, आपका चाकू है, और चाकू से आप क्या कर रहे हो, चाकू से क्या कर रहे हो, एप्पल को काटोगे। नाइफ लोगे, नाइफ से क्या कर रहे हो, चाकू को, नाइफ से आप चाकू से एप्पल को अगर काटोगे, तो किसकी वजह से कट रहा है, शियर फोर्स की वजह से। ओके। शियर फोर्स है, इसीलिए बोलते हैं इसे कर्तन प्रतिबल। नाम ही है, कर्तन का मतलब है काटना। वो काटने की कोशिश करता है, जब ये फोर्स लगते हैं तो बॉडी को ये क्या है, काटने की कोशिश करते हैं ये फोर्स। टाउ इजकल टू एस अपॉन ए। राइट। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो स्ट्रेस है, उसकी ऐसा यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, जो होती है 10⁻³ mm²। ये क्या है, इसकी यूनिट है, इसकी ये क्या है, यूनिट है, और ये डायमेंशन से है। राइट। तो आप इनको देख लीजिएगा किस तरह से कन्वर्जन है।
क्या है इसमें कि इसमें डायमेंशंस है, मीटर को लेंथ में लेंथ में को मीटर में मेजर करते हैं, और मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। तो 1 न्यूटन इजकल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम का एम, मीटर को एल, सॉरी मीटर को एल, एम एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 2 हो गया। तो एफ बराबर एम ए, ये क्या है, एफ बराबर एम ए। न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2, अंडरस्टैंड। अब जो स्ट्रेस जो होती है, अब ये क्या है, ये 1 न्यूटन की है ना, ये न्यूटन की जो अभी हमने पढ़ी है, ये क्या न्यूटन की है, न्यूटन की तो है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका है न्यूटन का। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो इसकी क्या, किलोग्राम को एम, मास को एम से शो करते हैं, और मीटर को लेंथ से, लेंथ में मेजर करते हैं, सेकंड को टाइम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो एम एल टी माइनस 2 ये क्या है, फोर्स की डायमेंशंस हो गई। जब आपको फोर्स की डायमेंशंस हैं, और मीटर स्क्वायर में ये क्या करते हैं, हम एरिया लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस को रखा, नीचे एरिया की डायमेंशन को रखा। तो एम एल टी माइनस 2 टी माइनस 2। तो ये जो स्ट्रेस की जो डायमेंशंस होती है वो ये होती है, ये एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, ये होती है क्या, डायमेंशंस किसकी, स्ट्रेस की। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, और इस न्यूमेरिकल बेस पर हम समझेंगे स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल इज द बॉडी गिवन बिलो। एक आपको बॉडी दे रखी है, और इसमें क्या है, इसका डाया है 5 mm का, आपको ये शो दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, डाया है 5 mm का, सॉरी इसका जो डाया है 5 mm का है, 5 mm का, राइट। और 100 किलो न्यूटन का इस पर क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, सॉरी 1000 किलो न्यूटन का। अब टेंसाइल फोर्स टी इजकल टू 1000 किलो न्यूटन है, इसको हमने किलो को 10⁻³ रख दिया, ये राइट, 10⁻³ रख दिया। डी हमारा 5 mm में है, तो यहाँ से हम एरिया अपना कैसा है, सर्कुलर है, इसीलिए एरिया सर्कुलर का होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू इक्वल टू होता है टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, टेंसाइल इस स्ट्रेस की होगी, और वो किस में होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, तो इस तरह से चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो चाहे शियर स्ट्रेस हो, इसी तरह से आप इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स या लोड के इफ़ेक्ट क्या हैं फोर्स के। तो पहले बात करूँगा मैं इफ़ेक्ट ऑफ लोड्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या बॉडी के। देखो, आपका एक होता है कंप्रेशन लोड होता है, क्या होता है, कंप्रेशन होता है, राइट। और दूसरा आपका जो होता है, पहला होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है शियर, और तीसरा होता है आपका टॉर्जनल, सॉरी दूसरा होता है टेंशन,
कैसा होता है, टेंशन और बेंडिंग मूवमेंट, ये क्या है, इफेक्ट है। बेंडिंग मूवमेंट ये क्या है, इफेक्ट है। टॉर्जनल मूवमेंट ये इफेक्ट ऑफ फोर्स और लोड के हैं। लोड और लोड का क्या क्या होगा, कंप्रेशन के फॉर्म में भी मिलेगा, टेंशन के फॉर्म में मिलेगा, शियर फोर्स के फॉर्म में मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट के भी फॉर्म में भी है और टॉर्जनल मूवमेंट के फॉर्म में भी है। तो ये क्या इफेक्ट है। तो ये क्या है, टॉर्जनल मूवमेंट्स, यानी कि जो टॉर्जनल होता है, जो टॉर्क होता है, जो शाफ्ट में जनरेट होता है, उसे बोलते हैं टॉर्जनल मूवमेंट। ये हम बात करेंगे जब हमारा जो कोई भी बॉडी या बीम कोई क्या है बेंड हो रही है, तो उसे हम क्या होंगे, बोलेंगे उसमें बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि उसमें बेंड होने की प्रवृत्ति होती है या टेंडेंसी होती है, कह सकते हैं। तो हम इन सभी को जैसे बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्जन मूवमेंट आगे चल के समझेंगे। तो इससे इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है कि स्ट्रेन क्या होती है, क्या है ये स्ट्रेन होती क्या है, और स्ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेन जो होती है ये क्या बोलते हैं, विकृति। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंजेज, बॉडी में कितना चेंजेज है फोर्स लगाने पर। तो कह सकते हैं इट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर। किसी के मेंबर की लेंथ में जो चेंजेज आ रहा है पर यूनिट लेंथ पर, तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं, राइट। अब आप देखिएगा इसमें क्या है कि इसकी क्या है, ये ओरिजिनल साइज है इसका, एक मिनट, ये क्या है, ये क्या है कि बॉडी की क्या है, ओरिजिनल शेप है ये इतनी, राइट। अब जब इसमें क्या है, ये दिख रहा है आपको, टेंसाइल फोर्स लगाने से क्या होता है, पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसमें। तो टेंसाइल फोर्स से क्या है, इसकी शेप और साइज में या इसकी लेंथ में चेंजेस आ रहा है। लेंथ में चेंजेस कैसे है, लेंथ में चेंजेस क्या है, ये इंक्रीज हो गई है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, इंक्रीज हो गई है इतनी, जो डॉट 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 ये चीज़ें दिख रही हैं, डेल्टा एल का इसमें क्या है, चेंजेस आ गया है इसकी लेंथ में। तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो इसकी जो चेंजेज होगा वो होगा डेल्टा एल अपॉन एल। कहने का मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है, चेंज इन लेंथ, और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ। कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल जितनी लेंथ में चेंजेज हुआ या बढ़ी हुई है, इन यानी कि आपकी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं। तो ये इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग में जो स्ट्रेन पढ़ते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, यही होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। आई होप, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से आप पेशेंस बनाइए रखिएगा। अब आपको बताने चाह रहा हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ी थी, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, सेम इसी प्रकार आपका टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और आपका शियर स्ट्रेन अलग अलग। अब जाहिर सी बात है कि जब आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ में चेंजेज आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और कैपिटल एल क्या है, ये ओनली सिर्फ एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो ये होता है। अब इसमें क्या है, इसके इसमें जो मैंने पहले भी बता दिया था, इसमें क्या पार्टिकल्स दूर, ये किसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, इसके साइज में भी चेंजेज आ जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। अरे भाई, किसी वायर को खींचोगे तो उसको क्या है, पतरे हो जाता है ना वायर, क्यों, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी लेंथ में चेंजेज आ रहा है।
कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होती है, एप्सिलॉन सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये माइनस चिन्ह जो शो कर रहा है ये कर रहा है यानी कि कंप्रेस नेगेटिव, कि यानी कि कंप्रेस यानी कम, एक मीनिंग निकाल सकते हैं कम होना, कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न, यानी कि इसमें जो है फोर्स है जो बोथ साइड से सेम डायरेक्शन में, और इसमें क्या है वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, राइट। वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। और जब आपकी स्ट्रेन कब लग रही हो, शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन को कैसे शो करेंगे कि इसमें क्या है, शियर स्ट्रेन में डेल्टा एल अपॉन एल, जो टेन थीटा इजकल टू वो क्या होगी, थीटा की इजकल होगी। मैंने बताया था आपको कि इस ये क्या है, जब फोर्स लगते हैं इस पर शियर पर, तो ये क्या है किसी एंगल पर लगता है फोर्स, सॉरी एंगल पर ये क्या होता है काटने की कोशिश करता है। तो गामा इजकल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल, क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये क्या होता है शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। गामा क्या है, वेरी ठीक है, गामा क्या है, एंगल है जिस एंगल पे आपका वो शियर फोर्स लग रहा है। ओके, अब चलते हैं आगे। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एन इलास्टोमेरिक लोड है जिसकी हाइट है 50 mm इन डिफॉर्मेशन बाई 5 mm। कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। एंगल ऑफ शियर डिफॉर्मेशन का मैंने बताया था अभी, बस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेस है थीटा है, तो एल की वैल्यू ये रही, डेल्टा एल की वैल्यू ये रही। तो आपको ये क्या है, डेल्टा एल है चेंजेज वाली लेंथ है, और ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है। अभी आपने पढ़ा था ये पढ़ा था, ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो और आराम से आपका वैल्यू पता पड़ जाएगी, राइट। बस सिंपल सा है। अब टाइप ऑफ लोड की बात करेंगे कि लोड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है टाइप्स ऑफ लोड। तो पहला होता है आपका पॉइंट लोड, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और थर्ड जो होता है आपका, थर्ड कौन सा होता है कि यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। और फोर्थ जो होता है आपका किस प्रकार को होता है, ट्रेपेजॉइडल लोड, यानी कि इसमें क्या है यूडीएल यूवीएल इजकल टू टोटल लोड, राइट। अब एक एक लोड को मैं समझाना चाहूँगा कि इसमें होता क्या है। सुनिए कि पॉइंट लोड क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लग रहा हो, क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड लग रहा है उसे हम बोलेंगे पॉइंट लोड, राइट। क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। ये क्या है, किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, तो ये क्या है, पॉइंट लोड बोलेंगे। यूनिफॉर्मली लोड जो होता है वो कैसा होता है, किसी बटा हुआ लोड। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जो आपकी स्लैब होती है, जो छत होती है, छत का जो लोड होता है यूटीएल लोड होता है छत पर जो होता है, क्योंकि पूरे पर एक समान वितरित होता है। तो इसको थोड़ा शो करते हैं इस तरह से, हर जगह डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर लग रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान वितरण भार, एक समान से वितरित। मान लो किसी बीम पर जो स्लैब का लोड आ रहा है वो कैसा होगा, हर जगह देखा जाएगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसको इस तरह से भी शो करते हैं बुकों में, कई कई बुकों में आपको इस तरह से मिलेगा, कई बुकों में इस तरह से मिलेगा।
दोनों सेम ही है। डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर इसका है, राइट। अ यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से एक समान रूप से वेराइंग होता जा रहा होगा, चेंज होता जा रहा होगा। देखो यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ये ट्रायंगल लोड जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इधर से इस तरह से मैं बढ़ता जा रहा हूँ आगे के लिए। तो इसमें क्या है, पहले लोड कम है, फिर ज़्यादा है, फिर उससे भी ज़्यादा है, फिर इससे भी ज़्यादा है, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से एक समान रूप से लोड कैसा है, इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। अब ट्रेपेजॉइडल लोड क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल लोड में क्या होता है, ट्रेपेजियम साइज का होता है। अगर इस लोड को, अगर ये बीच वाली लाइन ना हो तो ये क्या है, ट्रेपेजॉइडल की तरह से लगेगा। अब मैंने इसको इस तरह से लाइन को खींच दिया तो मेरा एक ये रेक्टेंगुलर बन गया, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो यूडीएल हो गया ये, और ऊपर क्या हो गया, ये यूबीएल हो जाएगा। तो ये टोटल लोड हो जाएगा जो निकल के आएगा। और ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी सब। ये पूरे लोड की किसी न किसी एक पॉइंट पर क्या होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, राइट। तो ये होता है यूडीएल, यानी कि एक समान रूप से वितरित हो रहा है भार, पॉइंट लोड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहा है। और यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड जो यूनिफॉर्म तरीके से उसको वेरी कर रहा है, वेरी का मतलब क्या है, चेंजेज हो रहा है। ट्रेपेजॉइडल लोड जो होता है यूडीएल और यूबीएल को मिला करके जो लोड लगता है तो उसे बोलते हैं हम टोटल लोड या ट्रेपेजॉइडल लोड। आई होप, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये लेक्चर आ रहा होगा। इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोड को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोड को कैलकुलेशन, यही मेन फंडा है इसका, कि कैलकुलेशंस करनी पड़ती है लोड की। ये मैं अभी जो बता रहा हूँ ये बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होती हैं, सपोर्ट्स और सपोर्ट्स के नेम, रिएक्शन। ये आपकी रोलर सपोर्ट है, क्योंकि इसमें रोलर लगा हुआ है। ये आपको सर्कल टाइप के दिख रहे होंगे इसमें, ये क्या है, रोलर लगा हुआ है। तो रोलर सपोर्ट में एक ही सपोर्ट होती है, वो होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। और अब सेकंड है आपकी हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या है, हिंज सपोर्ट में एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, दो प्रकार की सपोर्ट लगती हैं, हॉरिजेंटल सपोर्ट और वर्टिकल सपोर्ट। और अब जैसे यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट लगी हुई है, इसके अपोजिट में क्या है, इसकी रिएक्शन लग रही होगी, और एक इस डायरेक्शन में लग रही होगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसमें क्या है, दो प्रकार की सपोर्ट होती है, राइट। अब मैं बात करूँगा फिक्स सपोर्ट। ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है, क्या है, फिक्स है। इसमें क्या है, फिक्स है, समझ रहे मेरी बात को। फिक्स सपोर्ट में क्या होगा, देखिए, फिक्स सपोर्ट में होगा क्या, एक तो वर्टिकल रिएक्शन लग रही होगी, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन लग रही होगी, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन लग रही होंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, और एक मूवमेंट लग रहा होगा, मूवमेंट लग रहा होगा इस तरह से, राइट। जिसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो इस प्रकार से इसमें कितने प्रकार की सपोर्ट्स होगी, एक, दो, एक मूवमेंट, तीन प्रकार की, टोटल तीन प्रकार की सपोर्ट होगी। इसमें टू सपोर्ट हो गई। अब जब आपका फ्री होता है तो फ्री वाले में तो कुछ है ही नहीं है। फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, फिक्स सपोर्ट पे क्या होता है, कुछ है ही नहीं है फ्री वाले पर, रिएक्शन, ओके। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेंबर। मेंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आइए देखते हैं मेंबर कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मेंबर, देखो, सिंपली सपोर्टेड मेंबर होता है, और कैंटिलीवर मेंबर होता है, और अदर जो ओवर हैंगिंग मेंबर होता है।
सिंपली सपोर्टेड मेंबर वो होता है जो बोथ एंड पर सिंपल तरीके से दो सपोर्ट लगी होंगी, उसे क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड मेंबर बोलेंगे। इसमें क्या है, ये दो सपोर्ट लगी है, एक साइड पे हिंज सपोर्ट लगी हुई है, एक साइड पर रोलर सपोर्ट लगी हुई है। अब कैंटिलीवर में क्या है, एक वन एंड पर फिक्स होगी, अदर एंड क्या होगा, फ्री होगा। अदर एंड कैसा होगा, फ्री होगा। तो इस प्रकार की सपोर्ट को क्या कहेंगे हम, कैंटिलीवर सपोर्ट कहेंगे, राइट। अब ओवर हैंगिंग प्रॉप्ड बीम होता है, ये भी ओवर हैंगिंग होती है। जैसे आपका कोई ये है, कह सकते हैं इस तरह से कोई सपोर्ट भी लगी हुई है इसमें भी, तो इसमें क्या ओवर हैंगिंग लटका हुआ है, अलग थोड़ा निकला हुआ रहता है, ये इसे बोलते हैं ओवर हैंगिंग। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा बेसिक, पहले आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ रखा है पहले से भी, फिर भी हम थोड़ा इस पे फोकस डाल के चलेंगे कि इंजीनियरिंग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, हॉरिजेंटल जो फोर्सेज होते हैं, क्या है, हॉरिजेंटल फोर्सेज होते हैं इक्वल टू जीरो, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेज विल बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज विल बी इक्वल टू जीरो, और सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। ये चीज़ होती हैं, तीन ही होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेज, और थर्ड होता है आपका मूवमेंट, राइट। अब जो साइन कन्वर्जन है, जो हम कैसा लेंगे, साइन कन्वर्जन जो करेंगे हम अपनी इस सब्जेक्ट में, अपवर्ड अपवर्ड और डाउन, अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स जो होगा, अपवर्ड चलेंगे यानी कि किसी बीम पर अपवर्ड की तरफ चलेंगे तो, और फॉरवर्ड चलेंगे तो हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड और बैकवर्ड फोर्स जो है हम नेगेटिव लेके चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेके चलेंगे, और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लेके चलेंगे। बट यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर अपवर्ड फॉरवर्ड को पॉजिटिव फोर्स, डाउनवर्ड और बैकवर्ड को नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मूवमेंट, और क्लॉकवाइज को मैं मूवमेंट को मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। ये क्या है, नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। तो आप इसका अपोजिट मान सकते हो, आप अपवर्ड फॉरवर्ड को नेगेटिव फोर्स भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो सभी की वैल्यू सेम ही आएगी, राइट। अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, अब जस्ट इंडिकेशन हो रहा होगा कि वॉल्यूम में जो स्ट्रेन हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक में चेंजेस जो है, स्ट्रेन है वो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो उसे क्या बोले, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। आयतनात्मक विकृति जिसे बोलते हैं। जो द रेशियो ऑफ बिटवीन, ये क्या है, द रेशियो ऑफ बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एफ साइलेंस वी से शो करते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी, तो इसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, ओके। अब हम बात क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, हुक्स का नियम क्या कहता है कि स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, और स्ट्रेन घटेगी तो स्ट्रेस भी घटेगी, स्ट्रेस घटेगी तो स्ट्रेन भी घटेगी। ये क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं हम ई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। ये हुक्स का नियम है। हुक्स ने ये जो रिलेशनशिप दिया है वो मटेरियल के लिए दिया है, किसी भी मटेरियल में क्या चेंजेज आ रहा है, उसकी स्ट्रेस
अगर इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्ट्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने अपना एक रूल्स दिया था, जैसे या लॉ दिया था, जैसे हम बोलते हैं हुक्स नियम। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट कि यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मापांक क्या होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंसाइल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाई ई। या तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन हो, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन हो। तो इसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। हम आगे और पढ़ेंगे यंग मॉडुलस का क्या क्या रोल है, कहाँ यूज होता है। अभी बस आप इतना ही समझिएगा कि ये क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्ट्रेन इट इज डिनोटेड बाई ई। ये क्या है, ई सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन टी। ये क्या है, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन ई। अब ये कंप्रेसिव और टेंसाइल के फॉर्म में है, तो टेंसाइल के फॉर्म में टेंसाइल फोर्स होगा तो टेंसाइल स्ट्रेन होगी, इसमें कंप्रेसिव फोर्स हो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। समझ रहे हो, इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। तो इस तरह से ये क्या है, मॉडुलस ऑफ यंग मापांक है, यानी कह सकते हैं यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती क्या है, इसे सी एन और जी से शो करते हैं। शियर स्ट्रेस जो होगी आपकी वो क्या होगी, शियर स्ट्रेन के बराबर, सॉरी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे सी एन और जी से शो करते हैं। शियर स्ट्रेस जो होती है टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और शियर स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन एफ से एप्सिलॉन एस से शो करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा, सिंपल तरीके से और शॉर्ट्स नोट्स हैं, इसको आप पढ़ते जाइएगा और अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिएगा साथ ही साथ। जहाँ आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, सोम के ये मेन पिलर्स कह सकते हैं, मेन पार्ट्स कह सकते हैं। बेसिक रूप से कहीं इंटरव्यू वगैरह में या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो आप इंजीनियरिंग पास आउट करके, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछी ही जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये है क्या, बल्क 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 या वॉल्यूम, सॉरी एक मिनट, बल्क और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। वॉल्यूम वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस कैन इज फेस ऑफ सॉलिड्स क्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर केस। कैसे प्रदर्शित करते हैं, रेशियो होता है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का। अब कौन सी नॉर्मल स्ट्रेस का, ईच फेस ऑफ सॉलिड क्यूब का। सॉलिड क्यूब में जो ईच फेस जो होता है उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि नॉर्मल, तो ये के इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बी के इक्वल होता है ये। ओके। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बचा हुआ हम
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे कंटिन्यूटी। और इसी तरह से आप सिविल कैरियर टैग को सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपने बीटेक या पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी बरकरार करते रहें। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सिविल कैरियर टैग पर इतना प्यार दे रहे हो इतने कम समय में आप, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब तक के लिए अब आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।